नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में, और स्वागत है आप सभी का उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसमें हमारा प्रयास हर बार यह रहता है कि हम उन घटनाओं पर दृष्टिपात करें जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घटित हो रही हैं, उनका क्या प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ेगा, हमारे राष्ट्र हित किस तरह इनसे प्रभावित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण कैसे बदल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा हुआ है कि हमारा ध्यान टिका रहा है यूक्रेन के संकट पर, और इस संकट में जो पेंडुलम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, वो एक धुरी से दूसरी धुरी तक बहुत बुरी तरह तेजी से चलता रहा है। कभी विस्फोटक सर्वनाशक यूरोपीय युद्ध की तरफ, तो कभी तनाव भरी शांति की तरफ। लंबे समय तक लोगों को ये लग रहा था कि राजनयिक शायद स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफल होगा। सभी बड़े देशों के राजनयिक बारी बारी मॉस्को पहुँचे, वियना और अन्यत्र उनकी भेंट मुलाकातें होती रहीं। बिल्कुल शिखर के नेता थे। अमेरिकी विदेश मंत्री थे, ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कुछ पेशकश की थी कि अपने जिन संकटों में वे घिरे हैं उनसे मुक्त होकर वो कुछ यहाँ हस्तक्षेप कर सकें। पर आज इस समय फिलहाल ये लग रहा है कि पुतिन बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो ज़रा भी पीछे हटेंगे, दबेंगे। उनको शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका अब अधिक कड़े प्रतिबंध उन पर लगाने की स्थिति में नहीं है। बाइडेन की लोकप्रियता निरंतर घट रही है, वो कटघरे में खड़े हैं कि कमज़ोर एक राष्ट्रपति हैं, और पुतिन मान्यता दे चुके हैं उन स्वाधीन दो प्रांतों को जो पूर्वी यूक्रेन के थे। तो एक तरह से उनकी इच्छा एक सीमा तक पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपनी जो सेनाएं तैनात की थी उन्हें पीछे नहीं हटाया है। हम निश्चय ही ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस समस्या का क्या निदान होता है या इसमें क्या बिगाड़ आता है, इसका क्या प्रभाव अमेरिका, रूस, यूरोपीय समुदाय पर पड़ेगा और भारत पर पड़ेगा। मगर इसके अलावा हम कुछ उन घटनाओं का सर्वेक्षण भी करेंगे जो बिल्कुल हमारे पड़ोस में घट रही हैं और जिनका प्रभाव हमारे ऊपर शायद यूक्रेन की तुलना में तत्काल कहीं ज़्यादा पड़ सकता है, और दीर्घकालीन दृष्टि से भी अंदर जो कुछ घट रहा है वहाँ भी किसी क्षण ऐसे संकट का विस्फोट हो सकता है जिसकी हमने उपेक्षा या अनदेखा की थी और शायद नहीं की जानी चाहिए थी। इस बार हम ये सब करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हमें दृष्टिपात करना होगा पड़ोसी नेपाल पर। नेपाल काफ़ी समय से तरह तरह के संकटों के दौर से गुजर रहा है। पहले वहाँ एक गणतंत्र की स्थापना हुई, फिर संविधान निर्माण को लेकर थोड़ा संकट हुआ, गतिरोध की स्थिति आई। फिर जो माओवादी थे उनका जब निर्वाचित होकर सरकार में आना तय था तो वो उस तरह से आबाद नहीं हुआ जैसा उनकी इच्छा थी, उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। नेपाल की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थीं उनमें आपस में इस कदर सरफुटावल मची हुई है कि नेपाल की आर्थिक प्रगति और नेपाल की भ्रष्टाचार से मुक्ति और नेपाल की अपने पड़ोसियों के साथ, भारत हो या चीन हो या कोई और हो, तनाव रहित संबंधों को संचालन करना कठिन होता जा रहा है। और हाल में जो स्थिति है वो इस सबसे थोड़ा भिन्न है। वो स्थिति क्या है कि वहाँ काठमांडू राजधानी में बहुत बड़ी संख्या में 2 सप्ताह से नौजवान गुस्से में भरे हुए, बौखलाए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके प्रदर्शन का जो वजह है, जो उनको आपत्ति है, वो ये है कि अमेरिका ने मिलीनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नामक एक कार्यक्रम से आधा अरब अमेरिकी डॉलर की जो अनुदान नेपाल को दिया था उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सरकार इसे खारिज कर दे। अब एक नज़र इस पर डालें कि ये योजना थी क्या। ये आधा अरब डॉलर जो अमेरिका दे रही थी नेपाल सरकार को, उसके बारे में अमेरिकी सरकार का कहना है कि इसकी याचना, इसका अनुरोध नेपाल की तत्कालीन सरकार ने स्वयं किया था। 2 करोड़ 60 लाख लोग इससे लाभान्वित होने वाले थे, क्योंकि ये इसका जो धनराशि थी, इसका खर्च होना था कई सौ मील लंबी बिजली की लाइनों को फैलाने के लिए और ऐसी सड़क बनाने के लिए जो नेपाल के दुर्गम इलाकों को 300 किलोमीटर सुलभ करा देती। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए और आम तौर पर जन कल्याण के लिए इस धनराशि का खर्च किया जाना था। इसका एक पक्ष ये था, ये ऋण नहीं था, ये ऐसा ऋण भी नहीं था कि जिसका सूद बहुत कम की दर हो, जिसको चुकाने की अवधि बहुत लंबी हो, और किसी तरह से कर्ज की चूहेदानी में फंसने की गुंजाइश लगभग नहीं थी। अब कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ चीन का दुष्प्रचार है जिसने वहाँ के नेपाल के युवाओं को पथभ्रष्ट किया है। ये बात
काफ़ी बड़ी सीमा तक सच भी हो सकती है कि नेपाल की वहाँ काठमांडू में तैनात राजदूत ने जिस तरह के हस्तक्षेप का प्रयत्न जब गतिरोध संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आया था, जब साझा सरकार चलाने में कि पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली असफल हो रहे थे, जब उनका टकराव हो रहा था सर्वोच्च न्यायालय से, जब उन्होंने विश्वास मत गंवा दिया था, हार गए थे नेपाल की संसद में और पदत्याग करने से इनकार कर दिया था, उनके सहयोगी साम्यवादी पार्टी के दूसरे नेता प्रचंड उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो ये कुल मिलाकर कहना कठिन है कि नेपाल में उनकी आंतरिक कठिनाइयां नहीं हैं और बाहर वाले ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, मगर तब भी चीनी हस्तक्षेप बहुत स्पष्ट था और उसके खिलाफ भी कुछ प्रदर्शन आंदोलन नेपाल के देशप्रेमी नौजवानों ने किए थे। मगर यदि गहरी नज़र डालें तो इन प्रदर्शनों के कारण, जो बुनियादी कारण है, वो नेपाल की निरंतर बिगड़ती अर्थव्यवस्था है जिसने बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है, महंगाई आसमान छूती है, भ्रष्टाचार पर काबू पाने पर कोई भी नेपाली सरकार सफल नहीं हो सकी है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल में बड़े नेता हों या कोई पार्टियां हों, वो अपने पार्टीगत पक्षधरता को या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और नेपाल के राष्ट्र हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब स्थिति ये है कि ये जो गुस्से में बौखलाए नौजवान हैं, इनका सामना सरकार कैसे कर रही है? संवाद की तो कोई संभावना थी ही नहीं, या तो ये बाहर से भड़काए हुए थे या खुद गुस्से में बौखलाए हुए थे। इनके आक्रोश का असली कारण है बेरोजगारी, गरीबी और भविष्य के बारे में किसी तरह की आशा की किरण नजर न आना। सरकार ने लाचार होकर इनके खिलाफ आंसू गैस के गोले छोड़े, इन पर लाठियां बरसाईं, रबर की गोलियां चलाईं और पानी की जोरदार फव्वारे चलाने वाली तोपें तैनात की गई। तो ये सारे ऐसे सख्त कदम हैं कि सिर्फ असली गोलियां चलाना बचा रहा है और इस सब के बावजूद भी नियंत्रण पाने में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी है। आज ये मुद्दा है, कल कोई दूसरा मुद्दा हो सकता है। कभी भारत के विरुद्ध, भारत के हस्तक्षेप के विरुद्ध गलत सही दुष्प्रचार किया जा सकता है, कभी चीन के प्रति आक्रोश हो सकता है और कभी जो नेता हैं उनके व्यक्तिगत भ्रष्टाचार असफलताओं को लेकर कुछ हो सकता है। अब यहाँ दो तीन बातें हैं जिनकी ओर ध्यान दिलाया जाना ज़रूरी है कि नेपाल में पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी आशंकाएं प्रकट हो रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्कासित राजा के पक्षधर हैं, उनके दरबारी चापलूस हैं, उनके भाड़े के सिपाही कहिए, टट्टू कहिए, वो हैं जो ये सुझाते रहे हैं कि जो निर्वाचित सरकारें यदि असफल रही हैं नेपाल को उसके संकटों से निकालने में, तो शायद राजा का वापस आना ही बेहतर होगा। जो एक पिता की तरह, वत्सल पिता की तरह, ये ज्ञानेंद्र के बारे में ये कल्पना करना कठिन है, मगर फिर भी ये कहने को तो बहाना मिलता है कि जब तक राजा थे तब तक नेपाल में एकता थी, तब तक नेपाल में इस तरह की तबाही नहीं थी। ये बात आज ठंडे दिमाग से कोई नहीं सोचेगा कि किन कारणों से नेपाल लंबे समय से चले आ रहे माओवादी गृहयुद्ध के कारण, उसके बाद भूकंप से जो तबाही हुई, और नेपाल हमेशा से निर्भर रहा है विदेश से भेजी जाने वाली उस रकम पर जो उसके सिपाही या प्रवासी नेपाली का मजदूर करके भेजते हैं। और इसके अलावा नेपाल की विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक बहुत बड़ा साधन पर्यटन रहा है और कोविड की महामारी की चपेट के कारण पर्यटन उद्योग पूरे दुनिया भर में तबाह हो चुका है, नेपाल को भी उसका शिकार होना पड़ा है, श्रीलंका की ही तरह। तो यदि इन सब चीज़ों में काबू नहीं पाया जाता है तो कोई भी इस तरह की चीज़ गलत सही जो नौजवानों को सुझाई जाएगी वो उनको झांसा देकर फंसाने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए काफ़ी है कि राजा की वापसी से क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सुझाना शुरू कर दिया है कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बने रहने की ज़रूरत नहीं है, वो राजशाही भले ही न लौटे मगर अपने को हिंदू राज्य तो फिर से घोषित कर दे। और कुछ लोगों की ये भ्रांत धारणा कि यदि वो ऐसा करेगा तो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी देश के साथ उसके संबंध मधुर होंगे। मगर यदि ऐसा होता है तो जो चीन के पक्षधर लोग हैं वो निश्चित रूप से जनमत को दोफाड़ करने में सफल होंगे। नेपाल की असली समस्या ये है कि 1950 के दशक से, जब से राणाशाही से मुक्ति उसने पाई थी, सामंतशाही से, आज तक नेपाल में जो विकास हुआ है वो उसका क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ही दर्दनाक है। कि कुछ लोगों का मानना है कि जो पहाड़ी बाउन क्षेत्रीय सवर्ण नेता वर्ग है और जो काठमांडू में गोरखाशाही राणाशाही का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बचे हुए हैं जो महल के दरबारी थे, उनके बीच में ही राजनीतिक सारे निर्णय लिए जाते रहे हैं। और उसके अलावा जो तराई वाला इलाका है, जो बहुसंख्यक आबादी जहाँ बसती है, उसको प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर जितना मिलना चाहिए था नेपाल की निर्वाचित जनतंत्र की वाली राजनीति में कभी नहीं मिला है।
कुनबा परस्ती के आरोप नेताओं पर और पार्टियों पर लगाए जाते रहे हैं। पहाड़ बनाम तराई मैदान मधेश बनाम पूर्वी नेपाल बनाम पश्चिमी नेपाल बनाम पहाड़ी इलाका, और आबादी का घनत्व जो काठमांडू और पोखरा वाली घाटी में है, वो सब कुछ अपने लिए ही सीमित कर लेना चाहता है, विकास के जितने भी संसाधन हों। भारत के लिए जो समस्या यहाँ सबसे बड़ी है वो ये है कि चीन निरंतर अपने पैर यहाँ पसारता रहा है और भारत के विरुद्ध विश्वमन करता रहा है, जैसा विश्वमन आज अपने को मार्क्सवादी कहने वाले इस अमेरिकी अभियान के प्रति कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य इस अमेरिकी अभियान का समर्थन करना नहीं है, मगर ये कहना कि तत्कालीन नेपाल सरकार के अनुरोध आग्रह पर जो अनुदान उन्हें दिया जा रहा है उसको आज वो इसलिए अस्वीकार कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जो हिंद प्रशांत महासागर में अपनी फौजें भेजने वाला है। तो वो तो क्वाड्स तक से विमुख हो चुका है और ऑकुस कर रहा है। तो जो एक भूमिबद्ध राज्य नेपाल है, वहाँ कितनी तो अमेरिका अपनी फौजों की तैनाती कर सकता है और कैसे यहाँ से इनको दोबारा कहीं तैनात कर किसी और दूसरे मोर्चे पर ले जा सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत एक गलतफहमी वाला दुष्प्रचार है, मगर कुल मिलाकर इसका अर्थ ये नहीं कि दुष्प्रचार जनमानस को या जनभावनाओं को प्रभावित नहीं करता। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, वो इस बात को अनदेखा इसलिए नहीं कर सकता कि अतीत में एक से अधिक बार नेपाली भूमि का प्रयोग भारत के शत्रुओं ने भारत के विरुद्ध किया है। कभी हवाई जहाज़ों के अपहरण से, कभी ऐसे लोगों को, अपराधियों को शरण देकर जो भारत से वहाँ अपराध करने के बाद पनाह लेने के लिए गए हुए हैं। और ये खुला एक सरहद है, खुली सरहद है नेपाल और भारत के बीच में, तो जिसमें चाहे वो सामरिक सुरक्षा हो, चाहे वो देह व्यापार हो, चाहे वो मादक द्रव्यों की तस्करी हो, इस सब का संकट भारत के लिए बना रहता है। और यदि हिंसा का विस्फोट नेपाल में कहीं भी होता है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, तो वह बहकर वह लावा भारत तक पहुंचता है, जैसा पिछली बार मधेश आंदोलन के समय देखने को मिला था। भारत अपनी सामरिक संवेदनशीलता को और अपने राष्ट्रीय हितों को अनदेखा नहीं कर सकता, मगर साथ ही उसको ये संयम भी बरतना होगा कि आज स्थिति 1950 वाली नहीं है, आज स्थिति 1962 या उसके बाद वाली नहीं है। आज नेपाल में भारत के अलावा बहुत सारी शक्तियां सक्रिय हैं, उनमें चीन है, अमेरिका है, यूरोपीय समुदाय के लोग हैं, जापान है, एक सीमा तक पाकिस्तान भी है। और भारत उनको संतुलित करने का काम भी जब करता है तो उस पर यह आक्षेप लगाया जा सकता है कि वो एक फिर बड़े भाई की तरह काम कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, और ये सब बातें चल रही हैं। दूसरी समस्या ये है कि भारत में सेना में गोरखाओं की रेजिमेंट्स हैं, मगर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल में ये है जो हमें सोचनी चाहिए कि भारत के अनेक राज्यों में नेपाली मूल के नागरिक रहते हैं। सिक्किम में उनका वो बहुसंख्यक हैं, गोरखालैंड वाले पूरे इलाके में निश्चित रूप से नेपाली वंशज महत्वपूर्ण संख्या में हैं, मगर जो कुछ नेपाल में घटनाक्रम घटता है उसका असर इन लोगों की मानसिकता पर कहाँ तक पड़ता है और कहाँ तक बृहत्तर नेपाल की जो कल्पना बीच बीच में उभरती रही है वो भारतीय राजनीति के लिए चिंताजनक हो सकती है। ये देखने लायक बात होगी। भारत के लिए संयम बरतना बेहद ज़रूरी है, मगर बिल्कुल चुपचाप रहना भी शायद हमारे राष्ट्रहित के लिए आत्मघातक ही सिद्ध हो सकता है। तो पर्दे के पीछे से किस तरह का राजनय भारत संचालित करता है, संपादित करता है, किस तरह से आश्वस्त करता है नेपाल की राजनीति में सक्रिय विभिन्न तत्वों को, नेपाली कांग्रेस के हों, वो मार्क्सवादी हों, वो मार्क्सवादी यूनाइटेड पार्टी के हों, तो किसी एक व्यक्ति को अपने पक्ष में लाने का अर्थ ये नहीं कि बाकी सारे नेपाली उसको भारत का एजेंट घोषित करें और उसकी आलोचना शुरू कर दें। ये समस्या भारत के लिए आने वाले काफ़ी समय तक चिंताजनक चुनौती पेश करती रहेगी। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो लगभग अनदेखी रह गई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, वह थी चीन में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन और उनका सफल समापन। अक्सर ये बात कही जाती है कि खेलों को राजनीति से अलग रखकर देखा जाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। खेलों की अपनी राजनीति होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेलों का प्रयोग किया जाता है या दुष्प्रयोग किया जाता है। ओलंपिक खेलों का खास तौर पर जिस किसी भी देश के नागरिक को ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में सोने, चांदी या तांबे के पदक मिलते हैं, उनको इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उस राज्य की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कितनी अच्छी है, सामाजिक संतुलन, सामंजस्य वहाँ कितना अच्छा है, और वह अपने नागरिकों को बहुमुखी प्रतिभा के लिए बढ़ने के लिए कितना अवसर देते हैं।
शीत ऋतु के काल में अक्सर ऐसा होता था। इस बार जब शीत ऋतुकालीन ओलंपिक्स का आयोजन बीजिंग में किया जा रहा था तो कई लोगों को लग रहा था कि चीन कटघरे में खड़ा है। उसके कई कारण थे कि चीन पर एक आरोप तो ये लगाया जाता था कि सिंकियांग प्रांत में उइगुर मुसलमान जो हैं उनका वंशनाशक नरसंहार चीन कर रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट की जा रही है और उसको उनका विलय वो चीन के साथ इस तरह करना चाहता है कि उनकी पहचान ही शेष न रहे। इसी तरह चीन पर यह आरोप भी था कि जनतंत्र का जो हनन उसने हांगकांग में किया है उसकी कोई शिकायत कोई नहीं कर सकता है और कोई भी बाहरी शक्ति उसका विरोध प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थी। इसके अलावा चीन पर यह आरोप भी था कि चीन इतना अपारदर्शी देश है कि वहाँ से उसकी एक प्रयोगशाला से वुहान से जो विषाणु था, वायरस था कोविड का, वो कैसे बाहर निकला इसके बारे में उसने किसी को खबर नहीं होने दी और पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में इसलिए आया कि चीन ने समय रहते विश्व स्वास्थ्य संगठन को सतर्क नहीं होने दिया था, कोई चेतावनी नहीं देने दी थी और बाद में जब जांच चली तो उसके राह में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश की। इन सब घटनाओं के अलावा चीन का जो आक्रामक विस्तारवाद दक्षिणी चीनी सागर में, प्रशांत की ओर और भारत की हिमालयी सरहद पर चल रहा था, उससे भी अनेक चिंताएं अंतर्राष्ट्रीय शांति और संगठन को पड़ रही थीं और ये बारंबार ये बात दोहराई जा रही थी कि चीन एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की तो धज्जियां उड़ाता ही है, वो किसी भी नियमबद्ध आचरण को नहीं मानता है। हाँ, उसके दोहरे मानदंड हैं, जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो अंक्लॉस समुद्री जो संधि है उसका उल्लेख भी करता है, तब वो विश्व व्यापार संगठन का उल्लेख भी करता है, आदि आदि। साथ ही चीन की आर्थिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े थे। चीन की रियल एस्टेट यानी भवन, सड़क, पुल निर्माण से जुड़ी कई कंपनियां दिवालियेपन की कगार तक पहुंच चुकी थीं और कई ऐसे उद्यमी जो अलीबाबा कंपनियों के जैसे थे उनके पर कतरे गए थे क्योंकि चीन को लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं और चीन में बारंबार ये बात हो रही थी कि सामाजिक जिम्मेदारी और समृद्धि के समतापूर्ण बंटवारे की बात की जानी चाहिए। तो ये बातें जब चल रही थी तो लोगों को लग रहा था कि चीन में निश्चित रूप से कई मोर्चों पर संकट, चुनौतियां सामने आ रहे हैं और चीन सफलतापूर्वक इन खेलों का आयोजन नहीं कर पाएगा। एक दिक्कत और थी कि पश्चिमी देशों ने ये घोषणा की थी कि वो इन खेलों का बहिष्कार करेंगे। इन जो कारण हमने आपको बताए हैं उनके कारण तो चीन इस कारण चीन के साथ कोई सहकार नहीं हो सकता। मगर जो बहिष्कार पश्चिमी देशों ने चीन का इन खेलों का किया वो बहुत ही विडंबनापूर्ण था। उन्होंने राजनयिक बहिष्कार तो किया मगर उनके सारे खिलाड़ी भाग लेने के लिए यहाँ पहुँच गए और जैसा होता है कि उन्होंने कुछ मेडल भी जीते और आमतौर पर ओलंपिक खेलों में चीन तमगों की तालिका में सबसे ऊपर रहता है। पर इस बार चूंकि शीतकालीन खेल थे तो जो यूरोप के देश हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, उन्होंने काफ़ी मात्रा में यहाँ तमगे हासिल किए। मज़ेदार बात यह है कि भारत का एक खिलाड़ी भी कश्मीर से वहाँ पहुँचा और ये एक विचित्र स्थिति है कि जब जम्मू कश्मीर राज्य से, जब वो राज्य था, अब तो 2 केंद्र शासित इकाइयाँ हैं, कोई व्यक्ति चीन जाने की पेशकश करता था तो उसके पासपोर्ट पर चीन स्टेपल करके, नत्थी करके वीसा लगाया करता था और उन भारतीय अधिकारियों को, सेना नायकों को चीन जाने की वीसा नहीं दिए जाते थे जिनके बारे में चीन का यह आरोप निराधार लगा करता था कि वो कश्मीर में कभी तैनात रहे थे, उन्होंने बलपूर्वक जो भारत ने कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर उसमें योगदान दिया था। अब इस बार किन परिस्थितियों में ये खिलाड़ी कश्मीर से वहाँ गया और कैसे चीन वालों ने इसको आने दिया और उसकी भागीदारी का चर्चा भारत में भी हुआ, तो ये कहीं न कहीं दोहरे मानदंडों को फिर से उजागर करता है। मगर कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि चीन ने इन खेलों का एक उपयोग बखूबी यह किया कि उसने 3-4 चीज़ों को प्रमाणित किया। सबसे पहले तो उसने जो ओलंपिक की मशाल लेकर दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं उनके लिए 2 ऐसे लोग चुने जो भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने की तरह भड़काने वाले थे। उनमें से एक सिपाही वो था जो कभी गालवान में तैनात रहा था और उसने अपने शौर्य का प्रदर्शन भारतीय सेनाओं के साथ धक्का मुक्की मारपीट में किया था। दूसरा व्यक्ति जो था, जो मशाल लेकर चल रहा था, वो सिंकियांग प्रांत से आने वाला एक उइगर मुसलमान था। तो उनका तर्क ये था, बस सिर्फ हांगकांग से किसी को वो नहीं लाए, वरना उन्होंने प्रमाणित किया कि उनका आचरण ऐसा नहीं है
जिसको अंतर्राष्ट्रीय समाज उसकी भर्त्सना करे, निंदा करे। और उन्होंने ये भी जग जाहिर कर दिया कि भारत के साथ जो उनकी सैनिक मुठभेड़ है उसको वो अनावश्यक टूल नहीं देते। भारत नाराज हो तो हो, भारत का खिलाड़ी न तो उसने वहाँ कोई प्रतिरोध किया, न वो प्रदर्शन करने की तो संभावना ही नहीं थी, उसने शिरकत वहाँ की, भले कोई तमगा उसे नहीं मिला। अनेक बार ऐसा हुआ, जो कुछ यूरोपीय पत्रकार वहाँ थे उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, मगर चीन का कहना था कि ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि कोविड की चपेट के कारण जिस बुलबुले के भीतर खिलाड़ी रखे जा रहे थे, न कोई वहाँ दर्शक थे, न वहाँ प्रशिक्षक थे, और इसलिए ये सब ज़रूरी हुआ था। और लोगों ने ये अपमान की घूंट पीकर भी इन खेलों की जो रिपोर्टिंग करनी थी वो जारी रखी, और कहीं न कहीं ये खबर बनी रही, ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बनी रही। इस दौरान दो ही बड़े ऐसे नेता थे विश्व के जो चीन में गए। उनमें एक रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे और दूसरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। सो इमरान खान को तो तवज्जो लोगों ने इसलिए नहीं दी कि वो लगभग एक कठपुतले हैं, चीनी उस राज्य के प्रधानमंत्री हैं जो कठपुतला राज्य है, चीन के हाथों में दबा हुआ है, उसके उपकार के बोझ से, उसके उधार के बोझ से उन्होंने तो जाना ही था एक सामंत की मुद्रा में। मगर जो रूसी राष्ट्रपति थे उनका जाना वहाँ निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटना थी। वो ये दर्शा रहे थे कि चीन और रूस के बीच आज कोई विभाजन नहीं है, आज वो फिर शीत युद्ध के अच्छे दिनों की तरह एक दूसरे के संधि मित्र हैं, उनकी अजमाई हुई मैत्री है। और एक तरह का जो वैचारिक विभाजन आज दुनिया में देखने को मिलता है पूंजीवादी देशों में और साम्यवादी देशों में, वो लाइन यहाँ साफ खींची दिख रही थी। और जिस समय पुतिन मुठभेड़ की जुझारू मुद्रा अपनाए हुए थे पश्चिम के प्रति, अमेरिका के प्रति, यूरोपीय समुदाय के प्रति, नाटो के प्रति, उसमें चीन का समर्थन उनके लिए बेहद ज़रूरी था। ये सारा घटनाक्रम हमें अपने ध्यान में अच्छी तरह रखना चाहिए। अब यहाँ समय आ गया है लौटने का यूक्रेन की उस संकट की ओर, उसने किस तरह प्रभावित किया था इस घटनाक्रम को। कई बार ये विश्लेषक ये भी कह रहे थे कि पुतिन इसलिए सीधे सीधे यूक्रेन पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करने से विघ्न पड़ेगा चीन में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेलों में। और हुआ भी लगभग ऐसा है कि जो अंतिम दिन खेल का था उस दिन संकट चरम सीमा पर पहुंचा, और ओलंपिक खेल समाप्त होते होते, संपन्न होते होते रूस ने मान्यता दे दी उन दो स्वाधीन गणराज्यों को जो यूक्रेन का हिस्सा है, पूर्वी यूक्रेन में है का हिस्सा माने जाते रहे हैं, और जो यूक्रेन की भौगोलिक सीमाएं हैं जिसको संयुक्त राष्ट्र स्वीकार करता है उसके भीतरी मानचित्र पर वो दर्शाए जाते हैं। तो स्वायत्त प्रदेशों को स्वतंत्र देशों की मान्यता देना निश्चित रूप से एक आक्रामक तेवर ही नहीं था, आक्रमण की शुरुआत था। रूस ने बारंबार ये कहा कि वो अपने सैनिक हटा रहा है जो युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस में या यूक्रेन की सरहद पर रूस की भूमि के भीतर भेजे गए हैं। मगर जब सैटेलाइट से चित्र भेजे गए तो अमेरिकी खुफिया विभाग ने कहा कि उन्होंने हटाए नहीं बल्कि सैनिक बढ़ाए ही हैं। अब ये संकट जिस समय हुआ तो पश्चिम ने ढुलमुल नीति का ही आचरण किया। जिन कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वो बात कर रहे थे वो कहीं लागू हुए नहीं, बहुत सीमित प्रतिबंध लागू हुए जिनका कोई खास असर रूस पर पड़ने वाला नहीं है। मगर यहाँ पर एक बात देखने को आई कि आज ऐसा नहीं लगता कि रूस और चीन के राष्ट्रीय हितों में या सामरिक हितों में पूरा सन्निपात यूक्रेन को लेकर है। कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार जनवादी चीन ही है। लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार प्रति सालाना इन दो देशों के बीच में होता है। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा साझेदार चीन है, आर्थिक व्यापार का पैमाना 15 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो क्या यदि वहाँ स्थिति युद्ध की होती है, गृह युद्ध की स्थिति होती है, संघर्ष चलता है, रूसी आक्रमण होता है, तो क्या ये व्यापार जिससे चीन लाभान्वित होता है उसको नुकसान नहीं होगा? चीन के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं हो सकता, पर यूक्रेन के अस्तित्व के लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, यूक्रेन चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का एक अभिन्न हिस्सा भी है। उसके जरिए ही चीन आगे पहुंचता है पूर्वी यूरोप की ओर और अन्यत्र। एक और समस्या है कि जो पूर्वी यूरोप के जिन गणराज्यों को पुतिन ने मान्यता दी है और जहां उन्होंने अपने सैनिक भेजे उनकी रक्षा के लिए, वहाँ ही कोयले की खानें हैं, वहाँ ही आजकल क्षत विक्षत पड़े हुए उद्योग धंधे हैं। मगर उस कोयले के भंडार पर भी चीन की नज़र हो सकती है ऊर्जा संकट के संदर्भ में। अब इन सब बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो चुनौतियां भारत के लिए भी कम नहीं है कि एक पक्ष और है कि यूक्रेन के संकट को देखते हुए एक बड़ा विचित्र बयान
भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं व्हाइट हाउस में होता तो ऐसा नहीं होता, बाइडेन कमज़ोर है, उनको गंभीरता से पुतिन नहीं लेते हैं। और इसी तरह की कुछ राय मतभेद की देखने को मिली थी जब जर्मन सेना नायक ने भी कहा था कि पुतिन आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, उनको यदि इतना भर मिल जाए तो भले रहेंगे, इसकी कीमत उन्होंने अपना पद गंवा कर दी। मगर ट्रंप ने एक बात और कही। ट्रंप ने कहा कि पुतिन समझदार आदमी है, सख्त आदमी है, मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, जो कुछ वो यूक्रेन में कर रहे हैं वैसा ही कुछ हम भी शायद अपनी दक्षिणी सीमा पर कर सकते हैं। अब ये एक बड़ा खतरनाक वक्तव्य है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस बात की भर्त्सना कर चुका है कि एक संप्रभु देश की जो सदस्य है संयुक्त राष्ट्र का, उसकी संप्रभुता का, उसकी एकता का, उसकी अखंडता का उल्लंघन करना किसी भी हालत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वक्तव्य है। मगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कर क्या सकता है? जो मतभेद हैं वो निरंतर सामने आ गए, वो निरंतर सामने आ चुके हैं कि वो चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हों, ब्रिटेन की विदेश मंत्री हों, चाहे वो जर्मनी के चांसलर हों, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हों, सब लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई मॉस्को के दरबार में और सबको तिरस्कृत होकर घर वापस लौटना पड़ा। और जिनमें अमेरिकी विदेश मंत्री भी थे जो रूसी विदेश मंत्री के साथ निरंतर वार्तालाप संवाद जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। बल्कि यहाँ तक हुआ कि पुतिन ने तो इतने अपमानजनक तरीके से कहा कि मैक्रोन के साथ 5.5 घंटे बात करना एक तरह की यंत्रणा भोगना था। तो ये सारी घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि यूक्रेन के संकट के अलग अलग प्रभाव अलग अलग जगह पड़ेंगे, सिर्फ रूस, यूक्रेन और यूरोप पर ही नहीं। यदि जो बात ट्रंप ने कही उसी तरह का आचरण यदि चीन करता है तो चीन क्या सबक इस घटनाक्रम से लेगा? क्या वो इस तरह की कोई रणनीति ताइवान को हथियाने की कर सकता है? या वो जो विवादग्रस्त इलाके हैं, वो चाहे अरुणाचल हो जिस पर उसने अपना दावा कभी छोड़ा नहीं है, वो धीरे धीरे इस तरह का अतिक्रमण करने की कोशिश वहाँ कर सकता है? क्या इस तरह से जो विवादग्रस्त भूमि भूटान में है या नेपाल में है उसको वो पुनः अपने नियंत्रण में लेने की बात नहीं कर सकता है? जिस तरह की घोषणा पुतिन ने की वो निश्चय ही बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि यूक्रेन तो स्वतंत्र देश कभी था ही नहीं, कभी वो जर्मनी के आधिपत्य में था तो कभी वो रूस के आधिपत्य में था। तो ये बात कहना 21वीं सदी में इस कदर नादानी का समझा जा सकता है जिसके बड़े खतरनाक परिणाम अन्यत्र देखने को मिल सकते हैं। भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा इस मामले में। न तो वो रूस को नाराज़ कर सकता है, न वो अमेरिका को खिलने या अप्रस्तुत कर सकता है। और इस सब के अलावा उसके अपने राष्ट्रीय हित सिर्फ यूक्रेन, पूर्वी यूरोप और रूस से जुड़े हुए नहीं हैं। उसके अपने हित इस विषय में भी चिंता करने के हैं कि बाकी देश इससे क्या सबक लेते हैं। आने वाले दिनों में ये चीज़ हमारे लिए बहुत विचारणीय, चिंताजनक रहेगी। ऐसा जान पड़ता है कि अफ्रीका का जो भी घटनाक्रम होगा वो या तो यूरोप से जुड़ा रहेगा आने वाले दिनों में, या यूरेशियाई देशों की जो गतिविधियां हैं वो उनके भविष्य को प्रभावित करेंगी। इसका एक संकेत मिलता है जब तुर्की के एर्दोगान ने घोषणा की कि वो 4 दिवसीय अफ्रीका के 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, जिनमें सेनेगल है, जिनमें बुर्किना फासो है, जिनमें कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि क्या तुर्की जो खुद बहुत बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जहाँ कुर्दों को लेकर भी अलगाववाद है, जहाँ एक तरह का कट्टरपंथी इस्लाम का ज्वार है, भले ही वो आतंकवादी इस्लाम के ज्वार की तरह ना हो, मगर कहीं ना कहीं तुर्की के एर्दोगान के तेवर भी हमेशा अपने को दुनिया के तमाम मुसलमानों का नेता पेश करने के रहते हैं। जब आर्मीनिया और अज़रबैजान में संघर्ष चल रहा था, नगार्नो कराबाख वाला, तब भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था। उनकी वहाँ पर मौजूदगी को भले ही उसका स्वागत न किया हो, उसको स्वीकार करने के लिए पुतिन भी विवश थे, जो उन्हें लगता था कि दागिस्तान में, उत्तरी कॉकेशस में तुर्की शायद आतंकवाद पर नियंत्रण करने में मददगार हो सकता है। आप ये भी ना भूलें कि तुर्की की दिलचस्पी आज अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नहीं है कि अफ्रीका के देश थोड़ा खिन्न हैं,
उन पूर्व औपनिवेशिक ताकतों से, फ्रांस जैसी, जो वहाँ हस्तक्षेप करते हैं अपनी कंपनियों के हित में, या जिनके तेवर ऐसे रहते हैं कि ये तो हमारे उपनिवेश थे, जब से हमने इन्हें छोड़ा तब से बर्बादी की तरफ फिसलते चले जा रहे हैं कगार की ओर, और यदि इन्हें निरापद रहना है तो इन्हें हमारी मदद की, हमारे सलाह की, हमारे नियंत्रण की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रांस का जो आचरण फॉरेन रीजन को लेकर साहिल के इलाके में हुआ है, इन पश्चिमी इलाके में हुआ है, अर्दोगान की रुचि भी उसी इलाके में है, उत्तर पश्चिमी छोर पर पश्चिम के। और ये भी ना भूलें कि तुर्की का हस्तक्षेप लीबिया में भी रहा है, और तुर्की का एक संघर्ष जो मगरब वाला अफ्रीका का की पट्टी वाला इलाका है, उसमें मिस्र, लीबिया के अलावा वो पहुंचता है साइप्रस और ग्रीस तक। तो कहीं ना कहीं उसके तार जुड़ते हैं समुद्र के गर्भ की संपदा से, तेल गैस की राजनीति से, और उस महत्वाकांक्षा से जो तुर्की में जिस तरह पुतिन स्थापित करना चाहते हैं, महाशक्ति रूस की गरिमा को फिर से, जिस तरह से चीन को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं अव्वल शक्ति केंद्रीय राज्य के रूप में शी जिनपिंग, उसी तरह की कुछ महत्वाकांक्षा मुसलमानों को लेकर एर्दोगान के मन में भी है। अब एर्दोगान ने हाल के दिनों में अपने संबंधों में सुधार किया है अमीरात के देशों के साथ, और चूंकि ईरान अलग थलग पड़ गया है हाल में अपने परमाणविक कार्यक्रम को लेकर और इजराइल के साथ मुठभेड़ को लेकर, और वह एक शिया राज्य है, तो कुल मिलाकर तुर्की का फैलना, तुर्की की महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल नाजायज भी नहीं कही जा सकती हैं। एर्दोगान ने कई ऐसी घोषणाओं को किया है कि जिनको लेकर विवाद पैदा हुए हैं, कि वो एक बोस्फोरस में एक नहर काटना चाहते हैं, वो तुर्की में इतने बड़े पैमाने पर संरचनात्मक ढांचे का विकास करना चाहते हैं कि वो एक फिर सार्थक भूमिका तीन महाद्वीपों में एक साथ निभा सकें, अफ्रीका में, यूरोप में और यूरेशियाई भूमि में। तो अब भारत के लिए क्या चिंताजनक बात है, भारत का पक्ष कभी भी एर्दोगान ने नहीं लिया है। उनकी कोई रुचि उस देश में नहीं है जहां दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का घनत्व है, मगर जहां की मुसलमान अल्पसंख्यक, जो बहुत बड़ी संख्या में है, जिनकी आबादी कुल तुर्की जैसे देश से भी ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं जो उनका आधुनिकीकरण का रास्ता है उसको वो नहीं अपनाना चाहते, मगर कहीं ना कहीं उनके अपने तेवर अपने को यूरोप का सदस्य समझने की भी हैं। कुछ समय पहले तक तुर्की यूरोपीय समुदाय का सदस्य भी बनना चाहता था। तुर्की नाटो का सदस्य तो है ही, मगर नाटो का सदस्य ऐसा है जो अनुशासित नहीं है, वो अमेरिका को धता बताता रहा है, उसने अमेरिकी हिदायतों का उल्लंघन करते हुए अपने शस्त्रास्त्र और देशों को बेचे हैं। तो ये सारी घटनाएं हमको सोचने को फिर मजबूर करती हैं कि हमारी नीति तुर्की के प्रति क्या होनी चाहिए और हमारी नीति अफ्रीका के उन देशों के प्रति क्या होनी चाहिए जहां कट्टरपंथी इस्लाम का ज्वार पहले से है, और क्या तुर्की के वहाँ हस्तक्षेप से इन पर अंकुश लगाया जा सकेगा या तुर्की के प्रतिरोध में इनकी गतिविधियां और तेज होंगी। जहां तक अफ्रीकी देशों का सवाल है, वो चीन के ऋण के नीचे दबे हुए हैं और उनके मन में इसके प्रति आक्रोश है। साथ ही जैसा हमने पहले कहा, वो पूर्व औपनिवेशिक आकाओं के प्रति भी खफा हैं। तो इन दोनों कारणों को देखते हुए तुर्की को लगता है कि उसके लिए वहाँ जगह है, वो वहाँ सक्रिय हो सकता है। मगर इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि तुर्की जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्या उसके चलते वो इस तरह का कोई हस्तक्षेप कहीं भी करने की स्थिति में है। श्रीलंका का घटनाक्रम भी चिंताजनक ही कहा जा सकता है। श्रीलंका काफ़ी समय से एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा का भंडार बिल्कुल तलछट पर पहुंच चुका है। वहाँ महंगाई आसमान छू रही है। आलू हो, चावल हो, चीनी हो, दूध का पाउडर हो, यहाँ तक स्थिति आ गई कि 100-100 ग्राम के पैकेट दूध के पाउडर के बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उससे अधिक कीमत चुकाने की हैसियत आम श्रीलंकाई नागरिक की नहीं रह गई है। वहाँ राशनिंग लागू की गई है, आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है, प्रबंधन के लिए एक सेनानायक जनरल को भेजा गया है, मगर कुल मिलाकर स्थिति पर काबू अभी नहीं पाया जा सका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विदेशी मुद्रा के अभाव में श्रीलंका आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो ईंधन के लिए तेल का आयात भी नहीं कर सकता है।
तेल जो चीन से लाया जा रहा था वो उसके बंदरगाह के समीप खड़ा है और चीन जो उसके प्रति काफ़ी उदार रहा है, उसको बीच बीच में रियायत राहत देता रहा है उसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, उसके नेताओं को उपकृत करने के लिए, मगर आज वह भी बिना डॉलर में वसूली किए इस कीमत की तेल देने को तैयार नहीं है। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जितनी विदेशी मुद्रा श्रीलंका के पास है उससे वो मुश्किल से 2.5-3 हफ्ते के लिए ज़रूरत का ईंधन आयात कर सकता है। और श्रीलंका इस तरह का द्वीप है कि वहाँ अधिकांश यातायात मोटर गाड़ियों, ट्रकों, लॉरियों से होता है। जो कुछ कार्रवाई होती है वो छोटी मोटर गाड़ियों से भी होती है। और चूँकि बिजली के उत्पादन के लिए भी ये ईंधन ज़रूरी है तो विवश होकर श्रीलंका को कटौती करनी पड़ी है बिजली की आपूर्ति में। कभी बिजली 2 घंटे के लिए काटी जाती थी, 2.5 घंटे के लिए, अब 4-4 घंटे के लिए बारी बारी काटी जा रही है। और उसमें भी जो प्राथमिकता है वो किसानों को, खेतिहरों को दी जा रही है। अब विदेशी मुद्रा के अभाव में वो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं कर सकता है। जैविक खेती बाड़ी का जो प्रयास किया था उसमें भी कोई बहुत सफलता तत्काल नहीं मिली हुई है। तो कुल मिलाकर भारत इस संकट से उबारने के लिए अपने पड़ोसी को क्या कर सकता है? भारत की सरकार ने बहुत दूरदर्शिता के साथ ये पेशकश की है कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर की एक ऋण की सीमा बांध दी है और श्रीलंका के लिए, और ये पहल भी की है कि यदि उसे ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी ज़रूरत का तेल और ईंधन वो वहाँ पहुँचाएगी। इसके पहले कोविड वैक्सीन के लिए भी उसने ऐसी ही पेशकश की थी। इस वक्त ये बहस का मुद्दा नहीं है कि भारत चीन का मुकाबला किस सीमा तक वहाँ श्रीलंका में कर सकता है या चीन की सत्तारूढ़ सरकार भारत के प्रति कैसा रवैया रुख रखती है। ज़रूरत इस बात की है कि जो श्रीलंका का आम नागरिक है उसके मन में धारणा घर न करे कि गाढ़े संकट के गाढ़े वक्त में भारत ने उसकी सहायता नहीं की थी। यहाँ जो एक आशंका है वो ये है कि भारत जब भी इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता करता है किसी पड़ोसी देश की, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस देश की आबादी का एक छोटा सा वर्ग ही इससे लाभान्वित होता हो। इसका संकट श्रीलंका में बहुत बड़ा है कि श्रीलंका में अक्सर भारत ने अतीत में जब इस तरह की सहायता दी है तो उसके साथ कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जोड़ दिए हैं कि इसका लाभ जाफना प्रायद्वीप के तमिलों को होगा जो विस्थापित हुए थे गृह युद्ध के कारण या जो जिनके साथ भेदभाव बढ़ता जाता रहा है श्रीलंका में। मगर जहाँ तक श्रीलंका का प्रश्न है, इस वक्त जो भी सहायता भारत उनकी कर रहा है वो ऋण का सूद चुकाने के लिए हो, उनके सॉवरेन बॉन्ड्स की जो कर्ज की राशि है उसके लौटाने के लिए हो रहा हो, ये सारी बातें दरकिनार हैं। मगर सबका फ़ायदा श्रीलंका के आम नागरिकों को होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जो द्रविड़ पार्टियाँ हैं उनके दबाव में जो भारतीय सहायता है वो भले ही असंतुलित न होती हो इरादतन, मगर लोगों का परसेप्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, लोगों का सोच कुछ ऐसा होता है कि वो एक खास वर्ग के लिए जा रहा है। श्रीलंका में समस्याएं हैं, भाषाई समस्याएं हैं, जातीय समस्याएं, जनजातीय समस्याएं हैं, सांप्रदायिक समस्याएं हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद का सामना भी उसे करना पड़ा है। ईस्टर के दिन जो एक गिरजे पर हमला हुआ था उसको देखते हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप सरकार पर लगते रहे हैं। और अक्सर ये बात कही जाती है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, अपने भीतर झांकिए, सच का सामना कीजिए और तभी सुलह का रास्ता आगे बढ़ता है। मगर इस समय प्राथमिकता विदेशी मुद्रा, सौभाग्य से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी विदेशी मुद्रा का संचय है और भले ही भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पहले जैसी तेज़ रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही हो, मगर श्रीलंका की ज़रूरत भर लायक, तात्कालिक ज़रूरत भर लायक विदेशी मुद्रा उसे सुलभ कराई जा सकती है। श्रीलंका की समस्या का एक और पहलू है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। हाल ही में श्रीलंका ने अपने यहाँ से 2 बड़े समुद्री जहाज वापस लौटाए जो कचरा लेकर वहाँ आ रहे थे। कचरा लेकर वो वहाँ क्यों आ रहे थे कि जिसे कहते हैं कि संपन्न पश्चिमी देश जो कचरा पैदा करते हैं उसका निर्यात वो प्रदूषण से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कुछ ज़रूरतमंद गरीब देशों को करते हैं जिनको उसकी एवज में पैसा मिलता है। मगर बहरहाल श्रीलंका के एक उद्यमी थे जो निश्चित रूप से असामाजिक थे, आपराधिक मनोवृत्ति के थे, जिन्होंने आयात किया इन जहाज़ों में रखी सामग्री को। इसका जो लेबल लगा था वो बड़ा भ्रामक था, जिसे कचरा कहा गया था या जिसे कहा गया था कि इसमें कुछ पुराने गद्दे हैं जिनमें स्प्रिंग हैं
उन गद्दों को फाड़ उधेड़ कर वो स्प्रिंग निकाल कर नया गद्दों का निर्माण करेंगे, उनका निर्यात करेंगे, आदि आदि, और विदेशी मुद्रा कमाएंगे। मगर जब जांच की गई तो पता चला छापा मारने पर कि ये गद्दे ही गद्दे नहीं थे, गद्दे तो बहुत सीमित मात्रा में थे। इसके भीतर बहुत सा ऐसा जहरीला कचरा था जो अस्पताल से आया हुआ था, जिसे बायोहैजार्डस वेस्ट कहते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है बेसल की, जिसमें रोक लगाई गई है इस तरह की जहरीली प्रदूषित कचरे के निर्यात पर किसी भी संपन्न देश से किसी भी विपन्न देश को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अतिक्रमण की। अब इसमें किस हद तक इस साजिश में भागीदारी थी भ्रष्ट नौकरशाहों की, राजनेताओं की, इतना ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन के उन लोगों की जो इस वहाँ से निर्यात इस सामग्री का कर रहे थे। अक्सर ब्रिटेन के नेतागण श्रीलंकाई नेताओं पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्हें कटघरे पर खड़ा किया जाए मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में। तो क्या ये मानवाधिकारों का जघन्य उल्लंघन नहीं है जब आप जो महामारी पैदा कर सकता है, जो संक्रमण पैदा कर सकता है, ऐसे जहरीले अस्पताल से निकले बायोमास को आप उसका निर्यात आप कहीं और कर रहे हैं। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वहाँ इस तरह का जो जहरीला मलबा आया था, कचरा आया था, उसका कुछ हिस्सा फिर कायाकल्प के बाद भारत को निर्यात किया गया था। तो फिर एक बार ये समस्या है कि चुनौती पेश होती है कि क्या भारत जब श्रीलंका की आर्थिक सुधार के लिए, वहाँ उसके पुनर्स्वास्थ्य के लिए कोई पेशकश करती है, सहायता सहकार करती है, तो कहीं उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका कोई खतरा, कोई जोखिम भारत के लिए तो नहीं पैदा हो रहा है। कुछ वर्ष पहले ही ऐसी परिस्थितियों में मलेशिया ने भी कुछ जहाज़ों को जो ब्रिटेन से आए थे लौटाया था। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और शायद अंतिम बार भी ऐसा नहीं हो रहा है। भारत स्वयं उसको भुगत चुका है जब आहंग में जहाज तोड़े जाते थे कि किस तरह के प्रदूषण का सामना भारतीय मजदूरों को करना पड़ता था। भारत को इस मामले में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, चाहे वो परमाणुविक कचरा हो, चाहे वो अस्पताल का कचरा हो, चाहे वो और तरह का जहरीला कचरा हो, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो, इस सब के बारे में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मगर श्रीलंका की इस समस्या ने इस समय हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है। इस बार इतना ही। बहुत संक्षेप में हम आपको ये सुझाना चाहेंगे कि इस घटनाक्रम से आप कुछ सबक ज़रूर लें। वो सबक क्या हैं? वो सबक ये है कि जब महाशक्तियों के बीच में या बड़ी शक्तियों के बीच में आपस में मुठभेड़ होती है तो जो भी संकट पैदा होता है उसका समाधान बहुत आसान नहीं होता, वो लंबे समय तक खिंचा चला आता है और भले ही विस्फोट हो या न हो, निश्चित रूप से उसके बुरे प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ते हैं। यूक्रेन संकट से हम यही सबक सीख सकते हैं। दूसरा सबक जो हमको सीखना ज़रूरी है कि जब हम किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकट पर दृष्टि गड़ाए रखते हैं, हमारा ध्यान हट जाता है अपने पड़ोस में उस घटनाक्रम से जो आने वाले दिनों में हमारे लिए बड़ा सरदर्द पैदा कर सकते हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो। तीसरा सबक जो हम लोगों को मिलता है इन घटनाओं से वो ये है कि तुर्की जैसा राज्य जो खुद बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंसा है, कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रक्षेप करता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और कैसे अपनी हैसियत, अपनी शक्ति से कहीं अधिक सक्रियता दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। भारत जो कहीं अधिक स्थिर, कहीं अधिक खुशहाल और कहीं अधिक समर्थ देश है, तुर्की की तुलना में क्यों इतना संकुचित रहता है पड़ोस में भी? ये नहीं कि वो आक्रामक तेवर अपनाए, ये नहीं कि वो विस्तारवादी बने, मगर कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रहित के मामले में सतर्क रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमेशा आप ये नहीं कह सकते हम देखेंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर कोई निर्णय लेंगे। हमें अपने राष्ट्रहित की संरक्षण और संवर्धन के लिए हमेशा सचेत और सतर्क रहना चाहिए और सक्रिय भी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।